नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लॉन्ग रेंज रॉकेट्स की तरफ से। आज से लगभग 3 या 4 महीने पहले हमारे पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरावने जी की तरफ से ये बात बताया गया था कि अभी आर्मी को चाइनीज आर्मी की रॉकेट फोर्स को और आर्टिलरी पावर को मैच करने के लिए अपनी रॉकेट फोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें हमें लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाले रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स है, उसमें पिनाका रॉकेट की लगभग 3 वेरिएंट है जो कि 40 किलोमीटर से लेके 95 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसके बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से पिनाका की फर्दर वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, जिनकी रेंज 120 से लेकर 150 किलोमीटर तक होने वाली थी। लेकिन अभी आर्मी की तरफ से डीआरडीओ को ये बात बताया गया था कि हमें अभी इससे भी ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद डीआरडीओ की तरफ से बात बताया गया कि वो अभी 2 नए मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने वाले, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर होने वाली है, और ये दोनों ही गाइडेड वेरिएंट होने वाले। इन दोनों को डेवलप करने के लिए पहले से ही डीआरडीओ की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुकी है। इसके बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी एक और लॉन्ग रेंज रॉकेट को भी डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसका रेंज 350 किलोमीटर तक होने वाली है। इसके बाद अभी हमारी एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसका नाम सोलर ग्रुप है, उनकी तरफ से भी इंडिजिनस तरीके से 2 अलग अलग तरीके की लॉन्ग रेंज रॉकेट को डेवलप किया गया, जिनकी स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर से लेके 290 किलोमीटर तक होने वाली है, और इनका नाम महेश्वरास्त्र 1 और महेश्वरास्त्र 2 रखा गया। इन सभी रॉकेट की इनिशियल डेवलपमेंट अगले साल तक ही कंप्लीट होने वाली, जिसके बाद इनको आर्मी की तरफ से यूजर ट्रायल करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी यूनिट्स की तरफ से। पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी की आर्टिलरी पावर काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, और आर्मी में M777, धनुष, ATAGS और K9 वज्र T जैसे गन को या नए आर्टिलरी गन को शामिल किया गया। लेकिन जब चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ हुआ था, तो उसके बाद आर्मी को यह एहसास हुआ था कि लद्दाख में और पहाड़ी एरिया में अगर हमको चाइना के साथ कोई जंग लड़ना पड़ता है तो उसके लिए हमको लाइट और प्रिसाइज वेपन की जरूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से आर्मी की तरफ से लाइट टैंक और लाइट वेट कैटेगरी की माउंटेड आर्टिलरी गन्स को खरीदने का फैसला किया गया था। अभी ANI की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसमें ANI की तरफ से बात बताया जा रहा है कि आर्मी की तरफ से अभी कुछ ही दिनों के अंदर ही अपनी लाइट आर्टिलरी यूनिट्स को और मजबूत करने के लिए करीब 200 के आसपास नए माउंटेड गन्स को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया जाएगा, जिसमें 105 mm और 37 कैलिबर स्टैंडर्ड की माउंटेड आर्टिलरी गन्स को खरीदा जाएगा। और ये पहली बार होने वाला जब आर्मी की तरफ से 105 mm स्टैंडर्ड की माउंटेड गन्स को खरीदने का फैसला किया गया, और इसमें कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए गरुड़ा गन्स को एक्वायर किया जा सकता है। इसके बाद अभी एडिशनल 400 के आसपास स्टोर्ड आर्टिलरी गन को भी खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें शायद एथॉस गन को एक्वायर किया जाने वाला है और इनको भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। वैसे आर्मी काफ़ी पहले से एथॉस गन्स को खरीदने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन ATAGS को इंडक्ट ना करके इंपोर्टेड गन्स को खरीदने की वजह से इस डील को लेके पहले काफ़ी सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद इसको होल्ड पर रख दिया गया था। लेकिन अभी जैसे कि ATAGS को खरीदा जा चुका है और रिसेंटली करीब 307 ATAGS को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है, तो आर्मी की तरफ से अभी फिर से 400 के आसपास एथॉस गन्स को खरीदने के लिए कोशिश किया जाने वाला है। अगला अपडेट असॉल्ट राइफल की तरफ से है। भारत की बात करें तो भले ही हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी मौजूद है, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं, लेकिन आज भी हम खुद के लिए एक इंडिजिनस असॉल्ट राइफल को डेवलप नहीं कर पाए, यानी कि अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए। इस दौरान डीआरडीओ की तरफ से कई बार इंडिजिनस असॉल्ट राइफल को डेवलप करने की कोशिश किया गया, जिसमें इंसास के बाद इसकी कई अपग्रेडेड वेरिएंट्स को और बीच में एक मल्टी कैलिबर राइफल को भी डेवलप करने की कोशिश किया गया था। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से इन राइफल्स में कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था और इनको कैटेगरिकली इंडियन आर्मी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। वैसे अभी हम मल्टी कैलिबर राइफल के बारे में बात करें, जिसमें एक बार में 3 अलग अलग तरह के एमुनेशन को फायर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। इसमें 5.56, 6.8 जो कि एक नई एमुनेशन और 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को फायर किया जा सकता था। लेकिन जब इसको इंडियन आर्मी को दिखाया गया तो आर्मी की तरफ से बात बताया गया था कि इससे रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और एक साथ मल्टीपल कैलिबर की एमुनेशन को कैरी करना भी आसान नहीं होने वाला है, जिस वजह से इसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए आर्मी की तरफ से इनकार कर दिया गया था। तो इसी वजह से अभी ARD की तरफ से इस मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम यानी कि मल्टी कैलिबर राइफल को एक सिंगल कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम में कन्वर्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें या तो 6.8 या 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को फायर करने के लिए इसको डिजाइन किया जाएगा।
अब पहले से आर्मी 5.56 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को मॉडर्न बैटल में इस्तेमाल करना नहीं चाहती है, जिस वजह से अभी आर्मी इसके लिए 7.6239 या फिर 7.6251 कैलिबर की एमुनेशन को प्रिफर कर रही है। तो इसी वजह से एआरडी की तरफ से इसमें 6.8 और 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। इसी को बेस करके एक नई असॉल्ट राइफल को बनाने का फैसला किया जा रहा है। एआरडी के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान 6.8 और 43 mm की एमुनेशन को लॉन्गर डिस्टेंस में ज़्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट पाया गया था, जिस वजह से अभी इनको कंसीडर किया जा रहा है। और इसमें 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनेशन के मुकाबले बुलेट ड्रॉप भी काफ़ी कम होता है, या यूं कहे कि एक लंबी फ्लैट पाथ को फॉलो करता है। अब ये आर्मी के ऊपर डिपेंड करने वाले कि वो किस स्टैंडर्ड की एमुनेशन को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। अगर आर्मी यहाँ पे 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनेशन के साथ जाना चाहती है तो अभी एआरडी की तरफ से इसको 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को फायर करने के लिए तैयार किया जाएगा। और अगर आर्मी यहाँ पे 6.8 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को प्रेफर करती है तो इसे भी आसानी से इन राइफल में फायर किया जा सके। लेकिन अभी इसको एआरडी की तरफ से इंडियन आर्मी को एक मल्टी कैलिबर राइफल के बदले एक सिंगल कैलिबर राइफल की तरह ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें इसमें किसी एक ही टाइप की एमुनेशन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट एमबीडीए की तरफ से, जो कि एक यूरोपियन ओरिजिन वेपन मैन्युफैक्चर है, जो कि खास करके मिसाइल्स और एयर टू एयर वेपन को मैन्युफैक्चर करती है। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने रशियन ओरिजिन R-73 मिसाइल्स को रिप्लेस करने के लिए कुछ साल पहले एमबीडीए के साथ एक डील को फाइनल किया गया था, जिसमें एमबीडीए की तरफ से भारत को अपनी एसराम मिसाइल को ऑफर किया गया था। वैसे इसको इनिशियली जैगुआर्स के लिए खरीदा गया था, जिनको डायरिन 3 स्टैंडर्ड की जैगुआर में इंटीग्रेट करने के लिए इनको खरीदा गया था, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद इनको तेजस में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। अभी के लिए तेजस में बस R-73 मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया था और रिसेंटली तेजस से पाइथन 5 जैसे मिसाइल को भी फायर किया गया था, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लोज रेंज की मिसाइल में गिना जाता है, जो कि पूरे 360 डिग्री तक का टर्न लेकर भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। इसके बाद अभी एसराम मिसाइल को भी तेजस में इंटीग्रेट करने के लिए एमबीडीए की तरफ से बात सामने आई है, और ये बात अभी एमबीडीए की तरफ से कंफर्म किया गया कि वो अभी एसराम मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ये भी बात बताया गया कि तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट में भी आगे चल के एसराम मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा और इसको तेजस MK-1 के स्टैंडर्ड वेपन पैकेज के साथ ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा अभी मिट्योर मिसाइल को भी तेजस MK-1 में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया और इसको आगे चल के तेजस MK-1 की वेपन पैकेज में इंक्लूड करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। लेकिन अभी तक एमबीडीए की तरफ से मिट्योर मिसाइल को किसी भी नॉन यूरोपियन ओरिजिन रडार के साथ इंटीग्रेट करने के लिए सहमति जताया नहीं गया था। खास करके इजरायली ओरिजिन या फिर रशियन ओरिजिन रडार के साथ मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, जिस वजह से इनिशियली जो हमारे 20 तेजस MK-1 को पहले बैच में डिलीवर किया जाएगा तो उसमें मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में जिन तेजस MK-1 में उत्तम ऐसा रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा उसमें मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए अभी एमबीडीए के साथ बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी इंडियन नेवी की फ्यूचर और एग्जिस्टिंग वेसल्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 16 सुपर रैपिड गन माउंट्स को खरीदने का फैसला किया गया। ये एक मल्टीपर्पज नेवल गन है जिनको एंटी एयरक्राफ्ट और सरफेस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और अभी इन गन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए VHAL के साथ करीब 2,956 करोड़ की एक डील को भी फाइनल किया जा चुका है। ये एक अपग्रेडेड गन होने वाली है जिसे कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से VHAL की तरफ से अपनी हरिद्वार वाली फैसिलिटी में बनाया जाएगा। खरीदने के बाद इनको इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले सभी नए वेसल्स में इसको इस्तेमाल करने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड, LNT और GRSC शिपयार्ड को डिलीवर कर दिया जाएगा, जहां पर नेवी की फ्यूचर वॉरशिप्स को भी बनाया जा रहा है। इसी दौरान अभी ये भी पता चला है कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करने का फैसला किया गया था उसे भी अभी जल्दी अप्रूवल मिलने वाली है, और 2 दिन बाद होने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में एक और विक्रांत क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल देने की बात सामने आई है, जिसकी कीमत करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर के बीच होने वाली है। अगर ये बात सच है तो ये इंडियन नेवी के लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है। अभी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें से INS विक्रांत हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और INS विक्रांत को इंडियन नेवी को डिलीवर करने के बाद इसी क्लास की एक और सिस्टर वेसल को बनाने का प्रपोजल कोचिन शिपयार्ड की तरफ से दिया गया था, और नेवी की तरफ से भी इसमें सहमति जताई गई थी। अब नेवी को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि चाइना के पास अभी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी मौजूद है, जिसमें करीब 370 से ज्यादा सरफेस और अंडर वाटर वेसल मौजूद हैं, जबकि हमारी बात करें तो हमारी स्ट्रेंथ इससे आधी से भी कम है, यानी कि करीब हमारे पास 150 के आसपास वेसल मौजूद हैं, जिनको 2030 तक 160 और 2035 तक 175 के आसपास इंक्रीज करने का फैसला किया गया। और साथ ही अभी हमेशा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को
ऑपरेट करने का फैसला भी किया जा रहा है। और इसी वजह से अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए अप्रूवल देना बहुत ही बड़ी बात होने वाली, क्योंकि अगर अभी से इस डील को फाइनल किया जाता है तो 2030 से 2032 के बीच हम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी में कमीशन कर सकते हैं। और ये INS विक्रांत के मुकाबले भी थोड़ा एडवांस होने वाले, जिसमें UCAV को ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।